हेलो दोस्तों, लो विज़ार्ड गुरु चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। लो विज़ार्ड चैनल में दोस्तों हम जीएसटी और कंपनी लॉ से रिलेटेड लेक्चर्स को देखा करते हैं, जो कि हमारे सीए, सीएस या सीएमए सिलेबस के करिकुलम में शामिल है। जो भी सिलेबस है उस हिसाब से हम लेक्चर्स देखा करते हैं, यानी कि जीएसटी का ऑलमोस्ट सिलेबस हमारा सीए, सीएस, सीएमए के लिए कवर होगा। ठीक है, अब इसमें सर हम कंपनी लॉ भी कुछ लेक्चर्स के साथ देखा करते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों हम सप्लाई का चैप्टर कर रहे हैं। हम सप्लाई का फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों हमने सप्लाई के स्कोप के बारे में समझा कि सर सप्लाई का स्कोप क्या होता है। तो सप्लाई के स्कोप में 3 सेक्शन देखे जाते हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई की बात करता है। कहता है कि क्या चीज़ सप्लाई मानी जाएगी और क्या चीज़ सप्लाई नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई की बात करता है, यानी कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंदर जो आपने सप्लाई माना, जिसे आपने सप्लाई माना वो सर गुड्स की सप्लाई बनेगा या फिर सर्विसेज की सप्लाई बनेगा। ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के अंदर हम देखते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन उसका हम देखते हैं। फिर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 आता है, जो कि नेगेटिव लिस्ट की बात करता है, यानी कि वो कहता है कि सर आप सप्लाई है या नहीं, या क्लासिफिकेशन बाद में देखना, पहले आप ये देख लीजिए कि ये तो सप्लाई बिल्कुल ही नहीं है। यानी कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अंदर लिस्ट में जो चीज़ें कवर है वो सप्लाई के दायरे से ही बाहर है, और जब वो सप्लाई के दायरे से ही बाहर है तो डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई की बात नहीं की जाएगी, क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई की बात नहीं की जाएगी। फिर सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 के बारे में हमने देखा था, समरी ली थी कि उसे अभी नोटिफाई करना बाकी है, गवर्नमेंट ने अभी नोटिफाई नहीं किया है। ओके सर। फिर हमने देखा था सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई। उसमें हम देख चुके थे, उसमें हमने देखा था कि सर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए जो डेफिनेशन ऑफ सप्लाई की बात करता है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए सप्लाई के डेफिनेशन की बात करता है। वो कहता है कि किसी भी गुड्स का या सर्विसेज का मूवमेंट, जैसे कि सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफ़र, लीज, लाइसेंस, रेंटल, ये एक एग्जाम्पल है। यदि किसी भी गुड्स का या सर्विसेज का मूवमेंट होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाए, सर वो सप्लाई होगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के अनुसार वो सप्लाई होगा, पर उसके लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, तभी वो सप्लाई बन पाएगा। पहली कंडीशन थी कि सर वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, यानी कि जो आप सप्लाई कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो सेल के नाम से जाना चाहे एक्सचेंज, चाहे ट्रांसफ़र, चाहे लीज, चाहे रेंटल, चाहे बार्टर, किसी भी नाम से वो मूवमेंट हो सर, किसी भी तरह का वो मूवमेंट हो, यदि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में किया गया है, यानी कि बिजनेस के दौरान किया गया है, बिजनेस के लिए किया गया है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया गया है, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं किया गया है। और दूसरा, उसके साथ कंसीडरेशन जुड़ा हुआ है, यानी कि आप जो सप्लाई करते हैं, आप जो एक्सचेंज करते हैं, सेल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, लीज पे देते हैं, रेंट पे देते हैं, किसी भी तरह का आप जो मूवमेंट करते हैं सर, उसके लिए आप कंसीडरेशन लेते हैं। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए कहता है सर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आपने सप्लाई की और उसके लिए कंसीडरेशन आपने लिया, तो वो सप्लाई माना जाएगा। ओके। फिर हमने देखा था सर कि कंसीडरेशन क्या होता है। तो कंसीडरेशन में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सर कंसीडरेशन का मतलब जो भी आप मनी के फॉर्म में दें या फिर नॉन मॉनेटरी फॉर्म में दें, चाहे उसके लिए पैसे का भुगतान करें चाहे पैसे का भुगतान न करें, वो कंसीडरेशन माना जाएगा। और किसी भी एक्टिविटी को करते वक्त, यानी कि सप्लाई से रिलेटेड जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को करते वक्त वो कंसीडरेशन एग्जिस्ट और सर्टेन होना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल भी लिया था कि YouTube पे जब मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं आपको सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं, बट आपसे मैं कुछ कंसीडरेशन नहीं ले रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि सर्विसेज को सप्लाई करते वक्त कंसीडरेशन एग्जिस्ट नहीं है सर, तो सर ये
यहाँ पर कंसिडरेशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा और 7(1) के अंदर सप्लाई भी नहीं बनेगा, क्योंकि कंसिडरेशन इज नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ओके, तो कंसिडरेशन की बात हमने देखी थी। ओके सर, अब कंसिडरेशन में हमने कहा था कि सर किसी भी तरह का नेगेटिव एक्ट करने के लिए, किसी भी तरह के एक्ट को करने के लिए कंसिडरेशन दिया जा सकता है। ठीक है, फॉर डूइंग एन एक्ट और नॉट टू डू एन एक्ट। ठीक है सर, अब कंसिडरेशन के बाद मैंने कहा था कि गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन भी हमें समझना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले, 7(1) की और 7(1) की ओर जाने से पहले। ऑब्वियसली 7(1) के केस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए स्पेसिफिकली कवर किए गए हैं। 7(1) के केस विदाउट कंसिडरेशन, कुछ केसेस को सप्लाई कब मान लिया जाए वो बताते हैं। पर उससे पहले गुड्स को बताइए सर कि गुड्स में क्या कवर किया जाएगा और सर्विसेज में क्या कवर किया जाएगा। यदि वो गुड्स ही नहीं है, यदि वो जिसका मूवमेंट आप कर रहे हैं, यदि वो गुड्स ही नहीं है, चाहे उसके लिए कंसिडरेशन ले या ना ले, या सर्विसेज ही नहीं है, तो सर उसकी सप्लाई की बातें हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है, क्योंकि सप्लाई एक इवेंट है और जीएसटी इवेंट बेस्ड टैक्स है। अब जब वो गुड्स ही नहीं है जिसे आप सप्लाई कर रहे हैं, या सर्विसेज ही नहीं है, उनकी डेफिनेशन में ही नहीं आता, तो सर ना तो हम सप्लाई की बात करेंगे ना हम जीएसटी की बात करेंगे। इसलिए सर हमें बता दीजिए आप कि गुड्स क्या होता है और सर्विसेज क्या होता है। तो दोस्तों गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लोज 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के अंदर। ठीक है सर, सेक्शन 2 क्लोज 52 क्या कहता है? एनी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज। मूवेबल को मैंने यहां पर हाईलाइट किया है, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल मतलब मूव्ड एज सच। सर किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स में कवर किया गया है, चाहे जो भी हो, यदि उसे, मूवेबल का मतलब यहां पर क्या है, यदि उसे जैसे का तैसा मूव किया जा सके, जैसे मार्कर है, इसे ऐसा का ऐसा ही मूव किया जा सकता है कहीं पर भी। ठीक है, मूव्ड एज सच। ठीक है, तो सर लैंड है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री शेड है, ये एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्हें मूव्ड एज सच नहीं किया जा सकता। इन्हें मूव्ड एज सच नहीं किया जा सकता, इन्हें इरेक्ट करना पड़ेगा उस जगह से, डिमोलिश करना पड़ेगा मूव करने के लिए। ऑब्वियसली जैसे का तैसा मूव इन्हें नहीं किया जा सकता। तो लैंड और बिल्डिंग मेरे दोस्तों गुड्स में नहीं आती। लैंड और बिल्डिंग गुड्स की डेफिनेशन में तो कवर नहीं होती, क्योंकि यहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स में कवर किया गया है। और मूवेबल का मतलब होता है मूव्ड एज सच, यानी कि जैसे का तैसा जिसे मूव किया जाए, विदाउट एनी डिमोलिशन, विदाउट एनी इरेक्शन, जिस स्वरूप में वो है उसे उसी स्वरूप में मूव किया जा सके, तो वो गुड्स है। ओके सर, बिल्डिंग को उसी स्ट्रक्चर, उसी फॉर्म में मूव यदि आप नहीं कर सकते, सो बिल्डिंग और लैंड वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है और वो गुड्स भी नहीं है। सर ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है दो चीज़ों को जो कि गुड्स में नहीं होंगे, यानी कि जिन पर जीएसटी की बात की नहीं जाएगी। उसमें पहली चीज़ है मनी, यानी कि करेंसी। मनी यानी कि करेंसी, नोट, फॉरेन एक्सचेंज। वो मनी की डेफिनेशन भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, और सर्विसेज की डेफिनेशन भी हम अभी देखेंगे। यानी कि इस लेक्चर में यह चल तो लेक्चर सप्लाई चैप्टर का रहा है, पर इसमें हम डेफिनेशन को ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। गुड्स की देख रहे हैं, सर्विसेज की देख लेंगे और एक मनी की डेफिनेशन भी देख लेंगे। फिर 7(1) इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का नेक्स्ट लेक्चर में कवर हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, फटाफट देखते हैं। तो मनी इसमें शामिल नहीं है, यानी कि करेंसी वगैरह, नोट वगैरह सर गुड्स में शामिल नहीं होते हैं। यदि करेंसी की सप्लाई करते हो, मनी की यदि आप सप्लाई करते हो, तो सर उस पर जीएसटी नहीं लगता। सुन लीजिए, मनी के अंदर इंडियन रुपीस होता है, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होता है, चेक होते हैं, ड्राफ्ट होते हैं, तो ये सब मनी के अंदर कवर किए जाते हैं। तो इन्हें सर एक्सक्लूड कर दिया गया है गुड्स की डेफिनेशन में से। और जब वो गुड्स ही नहीं है, तो सर उनके मूवमेंट पर, उनकी सप्लाई पर किसी भी तरह का जीएसटी की बात नहीं की जाएगी। जब वो गुड्स ही नहीं है तो आगे चर्चा नहीं की जाएगी। दूसरी बात है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन जीएसटी के अंदर नहीं दी हुई है, बट सिक्योरिटी का मतलब हम जानते हैं। सिक्योरिटी का मतलब सर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स,
यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये सब क्या है, सिक्योरिटीज़ हैं सर। इनकी यदि सप्लाई की जाए तो इन पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये सर गुड्स ही नहीं है, और सर जीएसटी तो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। ओके सर, बट स्पेसिफिकली इंक्लूड्स किसे किया गया, एक्शनेबल क्लेम, एग्जाम्पल बैटिंग और गैम्बलिंग। तो बैटिंग और गैम्बलिंग को यहाँ पर जीएसटी के दायरे में कवर किया गया और उसे बताया गया कि ये गुड्स हैं। सर एक्शनेबल क्लेम में बैटिंग और गैम्बलिंग दोनों को गुड्स में कवर किया गया है और कहा गया है कि यदि आप इनकी सप्लाई करते हो तो जीएसटी की बातें होगी। अब हम देखते हैं दोस्तों सर्विसेज में क्या कवर है और सर्विस की डेफिनेशन क्या बताती है। अब बात करते हैं दोस्तों सर्विसेज की डेफिनेशन दोस्तों दी हुई है सेक्शन 2 क्लोज 102 के अंदर। सेक्शन के साथ जो पढ़ा जाता है वो क्लोज पढ़ा जाता है। किसी भी एक्ट का सेक्शन जो होता है उसके साथ रीड किया जाने वाला क्लोज होता है, सबसेक्शन नहीं होता दोस्तों। तो सेक्शन 2 क्लोज 102 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 कहता है कि सर्विसेज में सब कुछ शामिल होगा, एनीथिंग। देखिए कितना बड़ा वर्ड है ये, इस पर गौर कीजिएगा। ये बोलता है सर्विसेज इंक्लूड्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सर्विसेज के अंदर सर सब कुछ शामिल होगा, बस छोड़कर गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज़ को। सर गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज़ को सर्विसेज में शामिल नहीं किया जाएगा। ऑब्वियसली गुड्स को तो गुड्स में ही शामिल किया जाएगा, इसलिए गुड्स को एक्सक्लूड किया गया। मनी और सिक्योरिटी गुड्स की डेफिनेशन में से भी बाहर कर दी गई थी, ठीक है। तो मनी और सिक्योरिटीज़ को सर्विसेज भी नहीं माना जाता, मनी और सिक्योरिटीज़ को गुड्स भी नहीं माना जाता सर, ठीक है। और गुड्स को तो ऑब्वियसली सर्विसेज माना ही नहीं जाता। इसके अलावा जो भी आप प्रोवाइड करते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग वो सर्विसेज के दायरे में आएंगी। तो सर्विस की डेफिनेशन बहुत ही वास्ट है सर। इसमें सब कुछ शामिल कर लिया गया, टू इंक्लूड एनीथिंग एंड एवरीथिंग, केवल इन 3 चीज़ों को छोड़कर, गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज़ इंक्लूड किया गया। स्पेसिफिकली कहा गया कि एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी। अब इसे समझिए, कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें मनी को यूज किया जाए, रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी, वो सर्विसेज कहलाएगी। इसका मतलब सर जैसे आपने सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट कमाया, तो यूज ऑफ मनी के कारण वो इंटरेस्ट जनरेट किया, तो उस पर जीएसटी लगेगा। हालांकि सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शन पर जीएसटी नहीं लगता है। सिक्योरिटीज को सेल्स और परचेज करने पर सर जीएसटी नहीं लगता है। बट मान लीजिए आप ब्रोकर हैं या एजेंट हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, ठीक है, और सर आप सिक्योरिटीज में डील करते हैं, किसी के लिए सिक्योरिटी खरीदते हैं, बेचते हैं एज ए इंटरमीडियरी, तो उस पर जो आप कमीशन अर्न करते हैं तो वो रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी कहलाएगा। ओके, और समझते हैं, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया, बैंक में पैसा निकाला बैंक से, तो सर ये रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी नहीं हुआ, ये ट्रांजैक्शन ओनली इन मनी हुआ। यानी कि मनी की ट्रांजैक्शन के अलावा कुछ एडिशनल रिसीव और पे यहाँ पर नहीं हुआ। बैंक में आप 10,000 रुपीज़ जमा कराने गए तो सर 10,000 ही जमा होंगे, उसके एडिशनल आपको कुछ चार्जेस नहीं देने पड़े। यदि आपको कुछ एडिशनल चार्जेस देना पड़ा होता तो वो रिलेटिंग टू यूज़ ऑफ मनी, यानी कि 10,000 रुपये बैंक को देने के कारण आपको जो एडिशनल चार्जेस देना पड़ा, जैसे कि बैंक को आप बहुत सारे चार्जेस देते हैं, लोन जब आप सैंक्शन करवाने जाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे बैंक चार्जेस आप पर लगते हैं, ठीक है, तो सर वो चार्जेस पर बैंक को जीएसटी देना पड़ेगा। ओके, लोन का अमाउंट जो आपने बैंक से लिया उस पर बैंक को जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 50,000 का जैसे लोन लिया तो 50,000 तो ट्रांजैक्शन ओनली इन मनी कहलाएगा, बट 50,000 पर जो एडिशनल चार्जेस बैंक अपना लेता है, कमीशन वगैरह, ठीक है, सिक्योरिटी चार्जेस वगैरह, तो सर वो एडिशनल अमाउंट है ना, जो एडिशन टू द यूज ऑफ मनी है, उस पर जीएसटी की बातें होगी दोस्तों। ओके, जैसे कि सर जीएसटी की बातें होती है ट्रांजैक्शन फॉर द यूज ऑफ मनी के लिए, ट्रांजैक्शन
ओनली इन मनी के लिए जीएसटी की बातें नहीं होती है। जैसे बैंक में डिपॉजिट कराना, बैंक से पैसा निकालना, ये ट्रांजैक्शन ओनली इन मनी है। पर बैंक के डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट मिलना या बैंक से लोन लेने पर एडिशनल चार्जेस पे करना, तो ये सब है ट्रांजैक्शन टू यूज़ ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन टू यूज़ ऑफ मनी यानी कि मनी के अलावा एडिशनल जो लेन देन होगा सर, उस पर जीएसटी की बातें होती है। इसके एग्जांपल है कमीशन, चिट फंड, ड्राफ्ट वगैरह जब आप बनाते हैं तो ड्राफ्ट के लिए भी एडिशनल आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, ड्राफ्टिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो सर ड्राफ्ट आपने बनाया 60,000 रुपीज़ का, लेट्स से एग्जांपल, तो सर उस पर जो ड्राफ्टिंग चार्जेस आपने डिपॉजिट करवाए बैंक को, मान लीजिए 2,000 रुपीज़ ड्राफ्टिंग के एक्सपेंसेस, ड्राफ्ट बनवाने का एक्सपेंसेस आपने पे किया, तो सर 60,000 जो आपने जमा कराया वो तो ट्रांजैक्शन ओनली इन मनी कहलाएगा, और 60,000 के ऊपर जो 2,000 आपने पे किया वो ट्रांजैक्शन फॉर द यूज़ ऑफ मनी कहलाएगा। तो उस 2,000 पर ही केवल जीएसटी की बातें होगी। तो ये सारी बातें हमने कवर की हैं सर्विसेज में। और इसके अलावा यदि आपको कुछ डाउट हो, कोई आपके पास प्रैक्टिकल केसेस हो, तो वो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उस पर आपको अच्छे से एड्रेस करूँगा, ठीक है। तो ये बात हुई डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज की। अब सर मनी की डेफिनेशन में क्या होता है? सर मनी की डेफिनेशन में कुछ भी नहीं होता है। मनी की डेफिनेशन में कुछ चीज़ें शामिल की गई हैं, जैसे कि इंडियन लीगल टेंडर, इंडियन रुपीज़, इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसीज जैसे कि डॉलर एक्सेट्रा, पाउंड्स वगैरह, ये सब मनी में कवर हैं। ओके, फिर इसके बाद चेक्स, ड्राफ्ट, चेक, ड्राफ्ट, ये भी मनी में कवर हैं। और प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज भी मनी के अंदर कवर है। तो 5 चीज़ें मनी के अंदर कवर बताई गई है: इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट, चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट, चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज मनी में कवर है। और ऑब्वियसली जब ये मनी में कवर है तो सर मनी पर तो मनी को ना तो गुड्स माना जाता है, ना सर्विसेज माना जाता है, इसलिए मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पर जीएसटी की बातें नहीं होगी। और ऑब्वियसली कुछ मनी ऐसी होती है जैसे ओल्ड कॉइन्स जिनकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है, जिनकी एडिशनल वैल्यू है, जैसे 1 पैसे का सिक्का। तो सर आपके पास 1 पैसे का गोल्ड कॉइन है, अब बहुत साल पुराना, ठीक है, बहुत साल पुराना, तो अब तो वो चलता नहीं है, बट उसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है, यानी कि वो अभी हज़ारों रुपए का है, तो सर उसे मनी में कवर नहीं किया जाएगा और उस पर जीएसटी की बातें होगी। यानी कि एनी करेंसी दैट हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, उस पर जीएसटी की बातें होगी, और अन्यथा जो मनी में कवर है उस पर जीएसटी की बातें नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये लेक्चर विद रिस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशन ख़त्म होता है। सप्लाई का चैप्टर में ही मैं इसे कवर करूँगा, और 3rd लेक्चर में आपके सामने लेकर आऊँगा, जिसमें मैं बातें करूँगा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के रिलेशन में, यानी कि 7(1)(b) के केसेस अपन देखेंगे। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पूरे बोर्ड पर स्पष्ट रूप से रखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद सर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंडिंग में बहुत क्लियरिटी आ सके। ओके दोस्तों, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपका दोस्त आपके लिए जीएसटी के जो भी लेक्चर लाता रहे उसे आप समय समय के साथ देखते रहें, आपका रिवीजन भी होता रहे और आपकी नॉलेज बेस भी बढ़ती रहे, आप अपडेट बने रहें। ओके दोस्तों, सी यू सून, बाय बाय।